हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पेपर, जिसमें से हमने स्टार्ट कर लिए हैं क्वेश्चंस को। और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे सिर्फ बायो के क्वेश्चन ही पिक करेंगे। तो आगे जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो सारे जो पैटर्न क्या है क्वेश्चन पेपर का, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है और किस किस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। हम सीधे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। एक बार देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बायो के जो आपके पास आए हैं क्वेश्चन, वो 2 आए हैं। क्वेश्चन क्या है, सही मिलान कीजिए। ठीक है, मैच द कॉलम। आपके पास 5 यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जिनको आपको मैच करवाना है। 5 में से 2 जो हैं वो आपके बायो से आए हैं, जो हमने यहाँ पर मैच किए हैं। वैसे हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा ही सॉल्व किया है, लेकिन हमने यहाँ पर जो मेनली बायो के क्वेश्चन है वो हमारे पास 2 आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्षुद्रांश या स्मॉल इंटेस्टाइन जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? डाइजेशन इज कंप्लीटेड, यानी कि पाचन का पूरा होना। लास्ट जो है नाइट्रोजन, वो किससे संबंधित है? आपके राइजोबियम से संबंधित है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थान में आप क्वेश्चन नंबर 2 का ख एंड ग यहाँ पर देखेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन आपके बाहर के आए हैं। ख में पूछा गया है, क्या पूछा गया है ख में? ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं डैश पुष्प कहलाते हैं। ऐसे फूल जिनमें या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, उनको हम क्या कहते हैं? हमने कहा उनको हम एक लिंगी फूल कहते हैं। या तो उनमें स्टेमेन होगा या उनमें पेस्टिल होगी। ठीक है, आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 2 पे, जिसमें कहा गया पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में होता है। पौधों में जो भोजन का भंडारण होता है वो किस रूप में होता है? तो सबसे पहले तो पादपों में जो संश्लेषित खाद्य है उसका निर्माण किस विधि के द्वारा होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि पादपों में जो भोजन का निर्माण होता है, जिसको खाद्य संश्लेषण, खाद्य संश्लेषण का मतलब होता है भोजन का निर्माण, संश्लेषण यानी कि निर्माण होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें फिल इन द ब्लैंक्स, आपने कहा जो पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य है या पादपों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ है उसका भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। तो चलो एक बार देखो इस क्वेश्चन को। चलो, आंसर क्या आएगा? हमने कहा भोजन का जो भंडारण होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, सत्य एवं असत्य बताना है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, ये हम डिस्कस कर चुके थे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन का मतलब है कि देखो देखो क्वेश्चन पेपर में ये चीजें ध्यान देनी है कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टोटल 10 नंबर का है, टोटल बोला गया, टोटल। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आपको मैच करने हैं वो 5 शब्दों को आपको मैच करना है। ठीक है, तो 5 शब्द जो हैं, 5 शब्दों में आप 10 नंबर जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना होगा? इंटू 2 यहाँ पे किया गया है। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन जो, एक शब्द जो है सही मिलान में वो 2 नंबर का है। ठीक है, तो आपने कहा 2 नंबर का ये है 2, 2 नंबर का ये 4, 2 नंबर का ये 6, 2 नंबर का ये 8 और 2 नंबर का ये 10, हो गए 10। तो हर एक सही मिलान करने पर आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, जिसमें बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। और रिक्त स्थान, कितने रिक्त स्थान है? 5 रिक्त स्थान है। तो 5 रिक्त स्थानों में आप 10 नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक रिक्त स्थान भरने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अच्छा, रिक्त स्थान सही भरना है तभी 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, गलत भरने पे नहीं मिलेंगे। तो हर एक रिक्त स्थान भरने पर हमें 2 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है,
और पाँचों के पाँच आपने भर लिए तो कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी टोटल 10 नंबर का है और कितने सही गलत, कितने सत्य असत्य आपके पास पूछे गए हैं? 5 पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भी सेम है कि एक स्टेटमेंट को आप यहाँ पे सही टिक करेंगे कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। एक स्टेटमेंट या एक कथन को सॉल्व करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सत्य और असत्य में हमारे पास क, ग और ग, ये 3 जो है वो बायो से पूछे गए हैं और इसको आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है क, ठीक है, या इंग्लिश वाले में आप देखेंगे ए। उसमें क्या पूछा गया है, पढ़ो पहले। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। ये कह रहा है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है, आपने कहा जो श्वसन दर है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान से। देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, आपने कहा श्वसन से पूछा गया है। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म एक चैप्टर हमने पढ़ा है और वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहता है कि जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो यहाँ पे कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। पहला क्वेश्चन तो हमारे लिए ये है कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है, ठीक है। ब्रीथिंग रेट किसको कहते हैं, श्वसन दर किसको कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही गया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग रेट हाई होगा या डाउन होगा। चलो इसी को हमें सॉल्व करना है। चलो देखो पूछा गया है ब्रीथिंग रेट। श्वसन दर किसको कहते हैं। श्वसन दर को पढ़ने से पहले सिर्फ एक शब्द उठाओ, वो है श्वसन, ठीक है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं श्वसन किसको कहते हैं, क्या है श्वसन, तो आपका आंसर क्या होगा। देखो श्वसन में हमने सबसे पहली चीज जो पढ़ी थी वो ये थी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना, अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना या बाहर छोड़ना। तो आपने कहा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, इनहेल जिसको हम कहते हैं, इनहेलेशन ये है, और ये है सांस बाहर छोड़ना, जिसको हम कहेंगे एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, दो शब्द हमारे पास आते हैं। तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, श्वसन में हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ रहे हैं। यही प्रोसेस हो रही है एक्चुअली में हर एक जगह। हर एक जगह का मतलब है कि पहले ये जो प्रोसेस हुई है ये हमारे जो नॉस्ट्रल्स होती हैं और हमारा इन्वायरमेंट है उसके बीच में होती है। यानी कि आपके नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन अंदर गई और आपके नॉस्ट्रल से ही क्या हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई है। पहली चीज ये हुई है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ है, आपके एल्वेलाई में क्या हुआ है, अगर हम देखें आपकी एल्वेलाई और आपके ब्लड वेसल्स के बीच में क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन गई है वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके एल्वेलाई में जाती है। अच्छा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, देखो मैं डायग्राम बना के बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, इसका श्वसन तंत्र बनाओ, जल्दी से बनाओ। तो ये लो श्वसन तंत्र हमने बना दिया है।
ठीक है, ये है। और ये हमारी ब्लड वेसल समझते हो, हमने ब्लड वेसल्स के बारे में बात की थी। चलो लंग्स दूसरे कलर में बनाते हैं, लंग्स को डिफरेंट कलर में दिखाते हैं। ये हमारे लंग्स आ गए हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो चीज़ों को। ये रिवीजन ही चल रहा है और इसको एज अ रिवीजन ही हम लेंगे। यहाँ पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने बनाया है। लेबलिंग करो जल्दी से, क्योंकि हम प्रोसेस पे फोकस करेंगे। मैंने बोला कि आपकी जो नॉस्ट्रल थी, जो आपके नासा गुहा थी, वहाँ से आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया है। अब ऑक्सीजन को हमें रेड कलर में दिखाना पड़ेगा। रेड कलर हमने ऑलरेडी यूज़ कर दिया, तो मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ फॉर ऑक्सीजन। वैसे ऑक्सीजन को रेड कलर में ही दिखाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये है ऑक्सीजन आपने अंदर ली है। चलो हमने कलर चेंज कर लिया है। नाउ वी कैन यूज रेड कलर। ठीक है, अब हमने क्या बात की है कि हमने ऑक्सीजन को लिया है यहाँ से। और ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ गई है। ठीक है, तो पहला मैंने बोला, अच्छा यहाँ पे जो हमारी ब्लड है, ब्लड में क्या होगा, यहाँ पे CO2 होगा। ब्लड में CO2 होता है और ये जो CO2 है वो कहाँ जाता है, एल्विलाई में जाता है। क्यों जाता है ये भी हमें पता है। यहाँ पे CO2 प्रेजेंट था, तो ये CO2 यहाँ जाएगा और ये जो CO2 है ये यहाँ जाएगा। तो CO2 को मैं ब्लू कलर में दिखाती हूँ। ये CO2 है ये, और ये CO2 बाहर आता है यहाँ से। और ऑक्सीजन कहाँ जाती है, अंदर जाती है। तो पहले तो मैंने बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। ठीक है, पहली चीज यहाँ पर हुई है। ऑक्सीजन कहाँ भर जाती है, हमने कहा एल्वेलाई में भर जाती है। ऑक्सीजन ये लो, यहाँ पे ऑक्सीजन भर गई है। अब यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, हमारे ब्लड में आएगी। यहाँ से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आती है और हमारे ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एल्वेलाई में जाता है। ये एल्वेलाई में जाता है और इसीलिए तो ये यहाँ से बाहर निकल पाता है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात यहाँ पर हो रही है। अब ये जो ब्लड है यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा, किसी एक कोशिका में जाएगा और ये ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाएगा। यहाँ पे ग्लूकोज होगा, यहाँ से एनर्जी निकलेगी और एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे वाटर निकलेगा और इसके साथ साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड अब फिर से ब्लड वेसल्स में ऐड हो जाएगी। ये फिर से ब्लड में ऐड हो जाएगी CO2। तो वही तो ये ऑक्सीजन है जो बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर निकल रही है। तो एक्चुअली में यही तो हो रहा है कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है, अंदर आती चली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन को एट लास्ट हमारे हर एक कोशिका तक पहुंचना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना है। अब वापस आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा ऑक्सीजन नॉस्ट्रल से अंदर जाती है, नॉस्ट्रल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। अब ये ऑक्सीजन एल्विलाई में भर जाती है। एल्विलाई से कहाँ जाएगी, ये एल्विलाई से ये ब्लड में जाएगी और एल्विलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ जाती है। एल्विलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ जाती है और एल्विलाई से बाहर जाएगी। ठीक है, अब सेम चीज होती है यहाँ पे हमारी सेल में। ब्लड से जो जो ऑक्सीजन है हमारी, वो हमारी कहाँ जाएगी, सेल में जाएगी।
ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो सेल में जाती है और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में जाएगी और ब्लड के द्वारा सेल से ब्लड में जाएगी, ब्लड से एल्विलाई में जाएगी और एल्विलाई के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो हर जगह यही हो रहा है। नॉस्ट्रल्स में ऑक्सीजन अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, ठीक है। फिर ब्लड में ऑक्सीजन आई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, सेल में ऑक्सीजन आई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, यही चीजें हो रही हैं। तो हम इसी को कह सकते हैं रेस्पिरेशन है। ये पूरा ये क्या है, हमारा रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन क्यों होता है, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ये हम समझ चुके हैं। बात करते हैं श्वसन दर क्या होता है, इससे हमारे पास क्वेश्चन आया है। देखो श्वसन दर क्या होता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन की प्रक्रिया करता है, ठीक है, उसको हम श्वसन दर कहते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं एक श्वसन दर या एक श्वसन जो है, या जब मैंने एक बार क्या की है, श्वसन किया है, तो एक बार श्वसन करना, इसका मतलब होता है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, उसको मैं कहूंगी मैंने एक बार श्वसन किया है। मैंने क्या किया, मैंने सांस अंदर ली और मैंने सांस बाहर छोड़ी, मतलब मैंने एक बार सांस ली है, एक बार श्वसन किया है, मैंने फिर सांस ली, फिर सांस छोड़ी, मैंने 2 बार श्वसन किया है, मैंने फिर तीसरी बार सांस ली और सांस छोड़ी, मैंने 3 बार श्वसन किया है। तो 1 मिनट में हम कितनी बार श्वसन करते हैं, तो कितनी बार श्वसन का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पर सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको मैं एक बार श्वसन करना कहूंगी, ठीक है। ब्रीथिंग रेट जो है वो होता है कि 1 मिनट में हम कितनी बार श्वसन करते हैं, उसको हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं, ठीक है। अब ब्रीथिंग रेट जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो ब्रीथिंग रेट है क्या वो हमेशा एक जैसा रहता है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या जो ब्रीथिंग रेट है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है या वो चेंज होता रहता है। देखो समझो, ब्रीथिंग रेट का मतलब होता है कि सांस श्वसन करना, ठीक है, श्वसन करने का मतलब होता है सांस लेना, सांस छोड़ना। अब मैं ये सब चीजें हटा लूं अगर और आपसे सिंपल से एक बात पूछूं कि आप क्या हैं, आप नॉर्मल हैं, आप सामान्य रूप से बैठे हुए हैं, जैसे कि अभी आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं, ठीक है, आपको कोई एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, नहीं लगाने पड़ रहे होंगे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई पानी का जो डब्बा है वो लेकर के जा रहे हैं, या आप रनिंग कर रहे हैं, या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब आप देखो क्या आप तेजी से सांस ले रहे हैं या आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं या आप और आराम से सांस ले रहे हैं। आप देखेंगे कि आप तेजी से श्वसन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसका मतलब भी हमने जाना था, क्यों कर रहे हैं। देखो अब इतना हमें समझ में आ गया कि जब हम कोई काम करते तो हम तेजी से सांस लेते हैं। जब हम सामान्य हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब हमें कम ऊर्जा चाहिए होती है। कम ऊर्जा को तोड़ने के लिए कम ग्लूकोज टूटेगा, कम ग्लूकोज तोड़ने के लिए कम ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और क्योंकि कम ऑक्सीजन की आवश्यकता है इसीलिए आप सामान्य श्वसन करेंगे, ठीक है, सामान्य श्वसन करेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप सामान्य नहीं हैं, अब आप कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई काम किया, काम करने के लिए आपकी ऊर्जा जो है वो ज्यादा ऊर्जा आपकी खपत हो रही है, ज्यादा ऊर्जा आपको चाहिए। ज्यादा ऊर्जा के लिए हमें ज्यादा ग्लूकोज तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा, ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या हमें
ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, यस, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो ग्लूकोज को तोड़ेगा। और ज्यादा ऑक्सीजन के लिए क्या हमें ज्यादा श्वसन करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार आप सांस लेंगे उतनी ही बार आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। तो दोनों सिनारियो देखो, एक बार ये पढ़ो और उसके बाद हम क्वेश्चन पे वापस जाएंगे, फिर आपको वहां पर देखना है आपका कथन सत्य है या असत्य है। दोनों को देखो और दोनों को एनालाइज करो, एक रेड कलर में जो हमने बताया है, एक ब्लू कलर में जो हमने देखा है। तो आपने पढ़ लिया। हमने कहा अगर हम सामान्य है तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज भी नहीं टूटेगा, नॉर्मल या कम ग्लूकोज टूटेगा। कम ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है वो क्या होती है, कम ऑक्सीजन की आवश्यकता कह सकते हैं या सामान्य ऑक्सीजन की आवश्यकता कह सकते हैं, ठीक है। अब सामान्य ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए हम सामान्य ही श्वसन करेंगे। अगर मैं कम की जगह सामान्य भी लिखूं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए कम और ज़्यादा शब्द हमने यूज़ किए हैं। हमने कहा वहीं अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें काम करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा हमें ज़्यादा ग्लूकोज के टूटने से मिलेगी, ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए हमें ज़्यादा श्वसन करना पड़ेगा। आप वापस आओ अपनी स्टेटमेंट पे, और स्टेटमेंट कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो आपके स्टेटमेंट है, जिसमें कहा गया कि अत्यधिक व्यायाम जब हम करते हैं, हैवी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी श्वसन दर धीमी हो जाती है। क्या ये सही है या गलत है? अभी कुछ देर पहले हमने कहा जब हमें ज़्यादा काम करना है तो हमें तेजी से सांस लेनी होगी, तेजी से सांस हम लेंगे तो हमारी श्वसन दर घटेगी या बढ़ेगी? आपने कहा एक बार आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं और एक आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आप तेजी से सांस ले रहे हैं, तो 1 मिनट में आपने कितनी बार सांस ली है, कितनी बार आपने श्वसन किया है, वो जो दर है वो बढ़ेगी, है ना। तो आपने कहा कि जब हम ज्यादा व्यायाम करेंगे तो हमारी श्वसन दर धीमी नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है, तो इसीलिए ये कथन जो है वो क्या होगा यहाँ पे, असत्य होगा। होगा असत्य कि जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो उस समय व्यक्ति की श्वसन दर जो है वो धीमी हो जाती है, ये असत्य है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए, श्वसन दर यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपका ये फॉल है, ठीक है, फॉल्स यानी कि असत्य है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का जो ग है उसमें बोला यह है दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। टूथ डिके जो है वो किसकी वजह से था, कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। अम्ल क्षार और लवण हम पढ़ते हैं, क्षार जो कसौले होते हैं स्वाद में, ठीक है, अम्ल जो खट्टे होते हैं स्वाद में, और लवण जो है जो उदासीन होते हैं, ठीक है, लवणीय होते हैं, सॉल्ट जिसको हम यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पर जो दांतों में हमारा कैविटी जैसे हो जाती है, दांत खराब हो जाते हैं या सड़ जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट कहता है कि वो यहाँ पे क्षार की वजह से होता है, बेस की वजह से होता है। अब बताओ ये आपका स्टेटमेंट सही है या गलत है? देखो समझो, जब भी, अच्छा सबसे पहले दांत क्षय क्यों होता है, टूथ डिके क्यों होता है, आपको ये बताया जाता है, आपके घर में आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको कहते होंगे कि आपको मॉर्निंग में क्या करना है, यहाँ पे ब्रश करना है, अपने जो टीथ है उन्हें क्लीन करना है, रात को भी आपको ब्रश करवाया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि जब भी आप कुछ खाते हैं तो आप एक बार माउथ वॉश कर लेंगे वाटर से, पानी से। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए आपको। इसका रीज़न क्या होता है, देखो जब भी हम खाना खाते हैं और अगर हमने दांत सही से साफ नहीं किए हैं तो हमारे दांतों के बीच में जो खाना है वो रह जाता है। अब हमारे मुंह में क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो पनपने लगते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को हमें वहाँ पे खाना मिल जाता है। तो अब बैक्टीरिया वो खाना खाने लगते हैं, और बैक्टीरिया का एक कैरेक्टर है कि जहाँ पर उन्हें खाना अच्छे से मिलता है वो बहुत जल्दी बहुत तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि कर देते हैं। तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो बढ़ने लगेगा और वो खाना खाने लगेंगे। एज अ रिजल्ट वो वहाँ पर एक एसिड बनाने लगते हैं, एक अम्ल बनाने लगते हैं, लैक्टिक एसिड, ठीक है, वहाँ पर एक अम्ल बनने लगेगा, और ये अम्ल ही क्या करता है, आपकी जो इनामल है उसको धीरे धीरे यहाँ पे डैमेज करने लगता है। तो एक्चुअली में जो दंत क्षय का रीजन है वो एसिड है, बेस नहीं है।
इसीलिए आपका ये जो ऑप्शन है ये भी क्या होगा, असत्य होगा, यानी कि फॉल्स होगा। ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे ट्रू एंड फॉल्स की। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।